Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Good evening and welcome to the Saturday edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic news of the day. Today we'll also be taking calls from you, our listeners, on any queries that you may have on business, economic and stock market matters, but do remember that we don't address stock or company specific queries. The numbers to call us on are 2331-4444, 2371-7117 and 2371-7106. And those of you who would be calling us from outside Delhi, please prefix 011. My name is Rajesh Lake and with me is my co-anchor in Hindi, Manoj Pathak. नमस्कार। मार्केट मंत्र के ताज़ा अंक में आपका स्वागत है। आज शनिवार है और आज के दिन कारोबारी खबरों के साथ साथ हम आपको अपने कार्यक्रम में किया करते हैं सम्मिलित। आप आमंत्रित होते हैं आज के दिन हमसे सवाल पूछने के लिए। अर्थनीति, कारोबार या शेयर बाजार से जुड़ा कोई सवाल है तो निसंकोच डायल कीजिए 2331-4444, 2371-7117 या फिर 2371-7106। बस ये ख्याल रखिएगा कि हम किसी खास कंपनी या शेयर के बारे में आपको जानकारी नहीं दे सकते हैं। हमारे साथ खबरों पर चर्चा और आपके सवालों का जवाब देने के लिए आज स्टूडियो में आमंत्रित हैं आर्थिक मामलों के वरिष्ठ विश्लेषक राजीव रंजन झा। राजीव जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। वेलकम राजीव। नमस्कार। आइए शुरुआत करें अंग्रेजी में हेडलाइन से, जिसे लेकर मौजूद हैं राजेश लेख। Benchmark domestic equity indices register monthly gains of around 2%. US markets wrap up week with gains of more than 3%. And global crude oil prices end mixed over the week. घरेलू शेयर बाजार में प्रमुख सूचकांक मासिक आधार पर लगभग 2% बढ़त में रहे। अमेरिकी शेयर बाजार में प्रमुख सूचकांक 3% से अधिक साप्ताहिक लाभ के साथ बंद हुए और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कच्चे तेल के दाम साप्ताहिक आधार पर मिले जुले रहे। The views and opinions expressed by the experts in this program are their own and not that of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision. आइए अब शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला, लेकिन इससे पहले श्रोताओं को एक सलाह कि जब आप फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं तो धैर्य के साथ बने रहिए। हम आपके प्रश्नों को सम्मिलित करेंगे, लेकिन आपका धैर्य हमारे कार्यक्रम को बेहतर बनाता है। हमारे साथ केशव दिल्ली से हैं। केशव, लाइन पर बने रहें। पहले हम आपको बाजार की समीक्षा देते हैं सप्ताह की, उसके बाद आपसे चर्चा करेंगे। घरेलू शेयर बाजार में लगातार तीसरे सप्ताह सेंसेक्स और निफ्टी दोनों बढ़त के साथ बंद हुए हैं। सकारात्मक वैश्विक संकेतों, मजबूत घरेलू निवेश प्रवाह और भारत अमेरिका व्यापार वार्ता को लेकर उम्मीदों से बाजार को समर्थन मिला। 5 में से केवल 2 कारोबारी सत्रों में बढ़त के बाद भी दोनों प्रमुख सूचकांक गुरुवार को अंतर्दिवसीय कारोबार के दौरान नए सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गए, जो 14 महीनों के दौरान एक मील का पत्थर है। सेंसेक्स 86,056 के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा था। निफ्टी भी 26,310 के स्तर को छू गया। इस सप्ताह बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स 475 अंक या आधा प्रतिशत से अधिक की बढ़त के साथ 85,707 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 50 135 अंक यानी आधा प्रतिशत बढ़त के साथ 26,203 पर बंद हुआ। इस बीच बीएसई में व्यापक बाजार में भी सकारात्मक रुख देखने को मिला। मिड कैप सूचकांक लगभग 1.2% और स्मॉल कैप इंडेक्स मामूली बढ़त के साथ बंद हुआ। नवंबर महीने में सेंसेक्स 2.1% बढ़ा है, जबकि निफ्टी में लगभग 1.9% की वृद्धि हुई है। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया कारोबारी सप्ताह के दौरान 4 पैसे बढ़त के साथ ₹89.45 के स्तर पर बंद हुआ। From Delhi, we are now joined by Keshav. A warm welcome, Keshav. Please ask your question. हेलो, नमस्कार जी। जी नमस्कार। मैं ये पूछना चाहता हूँ सर, नमस्कार,
कि जैसे ड्राई फ्रूट पे जो जीएसटी भी लगता है क्या? और दूसरा सवाल मेरा ये है कि जो भी कंपनी अपनी आइटम जो भी सामान बेचती है उस पे एमआरपी लगभग काफी ज्यादा लगा के रखती है। जैसे 100 रुपए की अगर हम परचेज करेंगे तो उस पे लगा होगा 200 रुपए, 50% का ये मार्जिन होता है। तो हम कस्टमर को इतनी परेशानी होती है, समझ नहीं आता कि 200 रुपए में हम उससे कितनी बार्गेन करें, कितना हो 200 को हम 150 में लें, 100 में लें, क्या 100 में लें। तो इस तरह से ये कंपनियां इतनी धांधली करती जी है, केशव जी हम समझ गए। परेशानी होती है हमारे को। जी सवाल। जी देखिए, केशव जी का सवाल एक उपभोक्ता के नज़रिए से ज़रूर एक ऐसा प्रश्न है जो सब काफ़ी लोगों के मन में उठता रहता है। पहली चीज़ उन्होंने पूछी जीएसटी कितना है ड्राई फ्रूट्स पे, तो अगर वो पैकेज्ड होगा तो मेरा ख्याल है कि 5% अभी होगा, क्रॉस चेक करने की ज़रूरत होगी, लेकिन जितना मेरा अंदाज़ा है 5% जीएसटी इस पर लागू होगा। और एमआरपी के संबंध में मसला ये है कि अगर सरकार कीमतों पर एकदम शिकंजा कस के खुद कीमतें तय करने लगे तो खुली बाजार अर्थव्यवस्था जो है उसका चलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और दूसरी तरफ अगर आप विक्रेताओं के हाथ में छोड़ते हैं, उत्पादकों के हाथ में छोड़ते हैं, तो जो समस्या अभी केशव जी बता रहे हैं वो समस्या भी सामने आती है। तो अंततः मतलब अगर आपको दो चीज़ों के बीच में चुनना हो कि आप किधर जाएंगे, सरकार सारी चीज़ें तय करे, हर चीज़ की कीमत तय करे, वो व्यावहारिक नहीं है। जिस व्यवस्था में हम हैं उसकी अपनी बुराइयां हैं और उसकी अपनी तकलीफें हैं। तो यहाँ पर यदि बाजार में प्रतिस्पर्धा कीमतों को अपने आप में स्थापित करती है और अपने आप में नियंत्रित करती है तो वो एक ज़्यादा बेहतर विकल्प है। और अगर उसमें कहीं पर एमआरपी बहुत ऊंचा रखने के पीछे यदि कहीं टैक्सों में हेराफेरी वगैरह की बात होती है तो सरकार के पास उस पर काबू पाने के लिए उसके अपने उपाय हैं, सरकार करती रहती है। उत्तर प्रदेश से हमारे साथ फोन लाइन पर हैं विवेक। विवेक जी स्वागत है आपका, सवाल पूछिए। मार्केटिंग का टीम और एक्सपर्ट को नमस्कार जी मैं एक सैलरी पर्सन हूँ, मेरी एज 36 ईयर्स है और मैं अपने घर के 4 मेंबर, सेल्फ, स्पाउस और 2 चाइल्ड के लिए हेल्थ इंश्योरेंस प्लान लेना चाहता हूँ सर। तो मुझे पॉलिसी में सम एश्योर्ड कितना रखना चाहिए और क्या क्रिटिकल इलनेस के लिए अलग से पॉलिसी परचेज करनी होगी और पॉलिसी बाय करते समय हमें क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि ये मेरे लिए नया है, कृपया मुझे गाइड करें। जी विवेक जी, आपकी उम्र 36 वर्ष है, 2 बच्चे आपके हैं, हेल्थ इंश्योरेंस आपके पास पहले से ही होना चाहिए था, अभी आप विचार कर रहे हैं लेने के लिए, अच्छी बात है, जितनी जल्दी हो सके आप ज़रूर ले लीजिए। तुलना करने के लिए आज आपके पास बहुत सारे ऑनलाइन टूल्स उपलब्ध हैं, आप बहुत आराम से तुलना कर सकते हैं। अलग अलग पॉलिसीज जो उपलब्ध हैं बाजार में, उसके लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे आप जाएं, वहाँ देखें, सर्च करें, कंपैरिजन करें, तो आपको काफ़ी अच्छी डील्स मिल सकती हैं। एक व्यावहारिक मतलब सम एश्योर्ड कितना होना चाहिए ये हर व्यक्ति के लिए अपना अपना निर्भर करता है, लेकिन आज की तारीख में इसकी शुरुआत कम से कम 10 लाख रुपए से तो हो जाती है। उससे कम यदि आप अपने पूरे परिवार के लिए सम एश्योर्ड रखेंगे तो शायद वो किन्हीं स्थितियों में नाकाफी भी हो जाए। So, Rajiv, what about what you're talking about is the medical insurance. What about term insurance? Would you recommend that to him? जी बिल्कुल, क्योंकि उनके ऊपर पारिवारिक जिम्मेदारी है और टर्म इंश्योरेंस जो है वो उनका अगला कदम है। बल्कि ये फैसला करना बड़ा मुश्किल होता है कि पहले आपको टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए या हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए। दोनों लगभग एक जैसी अनिवार्य चीजें हैं। अगर आप डिफरेंस बताएं तो अच्छा होगा। हाँ बिल्कुल, हेल्थ इंश्योरेंस का तो मतलब ये है कि यदि आप भगवान न करे किसी बीमारी का शिकार होते हैं जिसमें आपको अस्पताल में भर्ती होना पड़ता है, तो वैसे स्थिति में अस्पताल का सारा खर्चा जो है वो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी उठाती है। उसमें हो सकता है कुछ कटौतियां हों, कुछ हिस्सा आपको भी भुगतान करना पड़े, वो हर पॉलिसी की अपनी अपनी शर्तें होती हैं। किसी में पूरा ही भुगतान मिल जाता है, किसी में थोड़ा हिस्सा मरीज को या बीमा धारक को खुद भी उठाना पड़ता है। टर्म इंश्योरेंस जो है या जिसे हम हिंदी में कहें सावधि बीमा, उसका मतलब यह है कि आप एक ऐसी पॉलिसी लेते हैं जिसमें बीमा धारक के न रहने पर उसके परिवार को एक बीमा राशि मिलती है, बड़ी बीमा राशि मिलती है, जितने का आप सम इंश्योर्ड रखेंगे उस हिसाब से, और उससे उस परिवार को आगे अपना जीवन चलाने में आसानी होती है। ये एक ऐसी पॉलिसी है जिसमें बीमा धारक को खुद कुछ नहीं मिलता है, लेकिन मेरी सलाह ये रहेगी कि सबसे पहले आपको इसके बारे में ही विचार करना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत छोटी प्रीमियम राशि से आप अपने परिवार के लिए काफी बड़ी वित्तीय सुरक्षा खरीद सकते हैं।
Joining us from Delhi is Amit Jha. A warm welcome, Amit. नमस्कार सर, मैं अमित झा बात कर रहा हूँ दिल्ली से। जी बोले। सर राजेश सर से मेरा प्रश्न ये है सर कि जैसे कल जीडीपी के जो आंकड़े आए हैं 8.2, ठीक है सर, तो ये तो बड़ी अच्छी बात है सर कि पिछले 14 तिमाही में हमने अच्छी ग्रोथ करी है, परंतु सर इसमें जो कृषि क्षेत्र का जो योगदान है, अगर हम सेक्टर वाइज देखें तो कृषि क्षेत्र का 4.1 से घट के 3.5 आ गई सर। और दूसरी चीज सर की जो फॉरेक्स रिजर्व है अपना, तो 692 अरब डॉलर का था, वो 488 लमसम डॉलर के अरब डॉलर पर आ गई है सर। तो इस हिसाब से अगर हमारा ग्रोथ होगा तो क्या हम 2047 तक विकसित भारत की ट्रिलियन इकोनॉमी जो हम सपने देख रहे हैं, क्या ये पूरा हो पाएगा सर? धन्यवाद सर। जी अमित जी, आप पूरी आशा रखें, सिर्फ आपको नहीं पूरे देश को आशाएं रखनी है, और आशा हमें एक संकल्प शक्ति देती है। किसी आशा के आधार पर ही कोई बड़ा लक्ष्य रख करके ही हम कभी किसी तरफ आगे बढ़ पाते हैं। यदि हम कोई बड़ा लक्ष्य ही न रखें तो हम कहाँ जाएंगे, हमें खुद ही मालूम नहीं कि कहाँ जाना है, तो फिर हम बढ़ेंगे किस दिशा में। तो जीडीपी का जो एक बड़ा लक्ष्य या विकसित भारत का जो लक्ष्य रखा गया है, वो एक ऐसा लक्ष्य है जो सिर्फ सरकार का नहीं बल्कि हर देशवासी का एक लक्ष्य होना चाहिए, और उसमें अपना अपना सबको योगदान करना है। रही बात जीडीपी के जो ताज़ा आंकड़े आए हैं, वो निश्चित रूप से बहुत ही भरोसा दिलाने वाले आंकड़े हैं, और वो बहुत कठिन स्थितियों के बीच में आए हैं, क्योंकि ये वही तिमाही है जिसके बीच में आपको ध्यान होगा कि जो व्यापार युद्ध की स्थिति सारी दुनिया में चल रही है और भारत भी उसका शिकार है। तो उसका असर हमारे निर्यात पे भी दिख रहा है, कुछ दबाव दिख रहे हैं, लेकिन इस दबाव के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था ने काफ़ी अच्छी बढ़त दिखाई है, और ये सबका हौसला बढ़ाती है। दिल्ली से ही हमारे साथ फोन लाइन पर हैं योगेश। बहुत बहुत स्वागत योगेश जी, सवाल पूछें। जी नमस्कार आप सभी को। मेरा सवाल ये है कि कभी कभी ऐसा माना जाता है कि जो सेंसेक्स होता है या किसी भी कंट्री का जो इंडेक्स होता है वो उसकी ग्रोथ से डायरेक्टली लिंक होता है। तो हमारे केस में, इंडिया के केस में, जब जीडीपी ग्रोथ करती है और उसके आंकड़े आते हैं, तो क्या सेंसेक्स का भी रेट ऑफ रिटर्न उसके आसपास घूमेगा, या फिर सेंसेक्स का रेट ऑफ रिटर्न जीडीपी ग्रोथ के मुकाबले में कुछ डिफरेंट हो सकता है? जी योगेश जी, आपको इसमें 3 चीजें जोड़ करके देखनी पड़ेंगी। पहली चीज जीडीपी बढ़ती है तो इसका मतलब यह है कि देश में आर्थिक गतिविधियां तेज हो रही हैं। आर्थिक गतिविधियां तेज होने का मतलब है कि जो कंपनियां शेयर बाजार में सूचीबद्ध हैं उनका कारोबार बढ़ेगा। लेकिन जीडीपी का मतलब सिर्फ शेयर बाजार में सूचीबद्ध कंपनियों का कारोबार नहीं है। कई बार ये हो सकता है कि जो शेयर बाजार में सूचीबद्ध कंपनियां हैं, यानी मोटे तौर पे जो संगठित क्षेत्र है, वो कई बार बाकी अर्थव्यवस्था से बेहतर भी कर सकता है, कई बार थोड़ा हल्का भी कर सकता है। कई बार ये हो सकता है कि जो दूसरे अनौपचारिक क्षेत्र हैं या जो एमएसएमई क्षेत्र है वो कहीं ज़्यादा बेहतर कर रहा हो, बजाय इसके कि जो शेयर बाजार में सूचीबद्ध बड़ी कंपनियां हैं उनकी चाल कैसी है। तो ऐसा नहीं है कि दोनों बहुत विपरीत दिशा में जाएंगे, लेकिन दोनों की चाल में कभी कभी थोड़ा अंतर हो सकता है। तो शेयर बाजार में कैसा प्रदर्शन रहेगा, सेंसेक्स कितना घटेगा बढ़ेगा, वो निर्भर करता है कि हमारी कंपनियां कैसा काम कर रही हैं। अब उसके बाद बात आती है कि बाजार में उत्साह कैसा है। एक कंपनी का शेयर भाव निर्भर करता है कि उस कंपनी की आमदनी कितनी है, उसका मुनाफा कितना है। लेकिन ये 1:1 वाला नहीं होता है कि अगर आपका मुनाफा 1 रुपये बढ़ गया तो आपका शेयर भाव भी उसी तरह से 1 रुपये बढ़ जाना चाहिए या 10 पैसे बढ़ जाना चाहिए। कभी ऐसा भी हो सकता है कि कंपनी की आमदनी तो बढ़ रही है लेकिन उसका शेयर भाव घट रहा है। वो इसलिए हो सकता है कि लोगों ने पहले ही बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगा रखी थी, पहले ही बहुत ज़्यादा उस शेयर के दाम बढ़ गए थे। तो ये बाजार के जो भाव हैं वो लोगों की भावनाओं पर भी उतने ही ज़्यादा निर्भर करते हैं, बल्कि ज़्यादा निर्भर करते हैं। लेकिन अंततः मतलब जिसे हम कहते हैं अंग्रेजी में अर्निंग्स, स्टॉक प्राइसेस आर द स्लेव्स ऑफ अर्निंग्स, यानी जो कंपनियों की कमाई है उसी के हिसाब से अंततः शेयर भावों को चलना पड़ता है। तो संबंध सबके बीच में है, लेकिन वो ऐसा नहीं है कि सब एक कदम में एक ताल में चलेंगे जैसे कोई रेजिमेंट चलती है। Joining us from Delhi is Pradeep. A warm welcome, Pradeep. नमस्कार मार्केट बंदरा टीम जी सर, मैं एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट करता हूँ, तो मेरा कॉर्पस मेरा अच्छा खासा हो भी गया है। एक्चुअल में क्या प्रॉब्लम है कि मेरे पास घर है लेकिन घर है छोटा, मुझे घर खरीदना है। तो जो मेरे पास पैसे इकट्ठे हो गए हैं, कॉर्पस जो बन गया है, उससे मैं खरीदूं या मैं कोई लोन ले लूं, लोन लेके कर लूं सर। आपकी उम्र क्या है प्रदीप? हाँ जी सर। व्हाट इज योर एज? 44 सर।
सर एक्चुअली में घर वालों का प्रेशर आ रहा है कि बड़ा घर लेना है, बड़ा घर लेना है जी ये, क्योंकि और लोगों ने ले लिया है फैमिली में। तो सर मैं फैसला नहीं ले पा रहा, क्योंकि मेरा घर अभी रहने लायक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, बस ये है बस छोटा है जी। तो सर मुझे क्या करना चाहिए? So 44 years of age, Rajiv, he has a lot of years still. बिल्कुल एक मध्यम आयु में है और उस समय ये दुविधा है कि भाई जिस घर में हम रह रहे हैं वहां पर काम चल रहा है तो क्या जरूरी है बड़ा घर खरीदना। देखिए सबकी अपनी आकांक्षाएं होती हैं, अपनी ज़रूरतें होती हैं और भी आपकी दूसरी क्या जिम्मेदारियां हैं वो सब कुछ सोच समझ करके फैसला तो आपको खुद ही लेना पड़ेगा, क्योंकि परिवार में आपकी बाकी क्या जिम्मेदारियां हैं वो आप बेहतर जानते हैं। तो अगर घर खरीदना है तो उसके लिए मुख्य प्रश्न यह है कि मेरे पास हाथ में जो पैसे हैं मैं उसका इस्तेमाल करूं, SIP में जो पैसे अच्छे जमा हो गए हैं, या फिर मैं लोन लेकर के करूं। तो मेरी सलाह तो ये रहेगी कि हाथ में जो पैसे हैं उनका इस्तेमाल सबसे पहले करें। लोन जितना कम लेने की जरूरत पड़े उतना कम लें। आइए चलें भोपाल से हमारे साथ हैं शंकर जी, स्वागत आपका, सवाल पूछिए। नमस्ते मार्केट मंत्रा टीम। सर मेरा सवाल है कि इस वक्त किस सेक्टर से निकला जाए और किस सेक्टर में जाया जाए। फॉर एग्जांपल कैपिटल गुड सेक्टर अभी चला नहीं है, हालांकि शेयर मार्केट टॉप पे है। क्या वाइट गुड सेक्टर से निकलना है, क्योंकि अभी GST के चक्कर में काफी सेल हो गई है, आंकड़े अच्छे आए हैं तो अभी परफॉर्मेंस अच्छा कर रहा है, तो इससे निकल लें या फिर अभी बने रहें। और ऐसे 2-3 सेक्टर में नाम देता हूँ, जैसे फाइनेंस सेक्टर है, केमिकल सेक्टर है, तो किस सेक्टर से इस वक्त निकलने का टाइम है और कहाँ जानने का टाइम है, ये थोड़ा सा आइडिया दे सकते हैं क्या सर? थैंक यू जी। शंकर जी, कैपिटल गुड्स हो या वाइट गुड्स हो या फिर फाइनेंशियल सेक्टर हो, बैंक्स हो, केमिकल का आपने नाम लिया, इन सब में कोई आप ऐसा निर्णय इस समय नहीं ले सकते कि बस एक सेक्टर पसंद आ गया उसी में सारा पैसा हमने लगा दिया, क्योंकि इस समय हर सेक्टर के अंदर आपको काफ़ी रिचली वैल्यूड कंपनीज मिलेंगी, यानी जिनको हम महंगा शेयर कह सकते हैं। और दूसरी तरफ उसी में आपको अगर आप खोजेंगे तो अच्छी कंपनी सस्ते भाव पे भी मिल रही होगी। तो सेक्टर कॉल लेने के बदले इस समय बेहतर होगा कि आप हर सेक्टर के अंदर ऐसी कंपनियों को चुनें जिनके अंदर आपको अर्निंग्स की विजिबिलिटी अच्छी दिख रही है। मतलब ये कि आपको दिख रहा है कि आगे उनकी कमाई ठीक रहेगी, लेकिन उनका वैल्यूएशन, आप वैल्यूएशन को PE के माध्यम से देख सकते हैं, यानी प्राइस अर्निंग मल्टीपल, या प्राइस अर्निंग ग्रोथ, आप उसमें ग्रोथ के हिसाब से भी उसको जोड़ दीजिए। तो उसमें आपको थोड़ी बहुत रिसर्च करनी पड़ेगी, क्योंकि ग्रोथ जो है वो फोरकास्ट है, भविष्य के लिए लोग क्या उम्मीदें कर रहे हैं। तो आपको कुछ ब्रोकिंग फर्म्स की रिपोर्ट्स वगैरह देखने को मिले, उन सबको देख समझ करके पढ़ करके अगर आप वैल्यूएशन का अंदाज़ा लगाएं और फिर समझें कि आपको निवेश कहाँ करना है। सेक्टर कॉल इसमें शायद बहुत सटीक नहीं बैठेंगे, बहुत मिक्स्ड रुझान सबके अंदर है। Rajendra from Delhi, please stay with us as we tell you that the Wall Street closed in positive territory yesterday, lifted by strong gains in retail shares and a rebound in technology stocks. Among the major indices, the Nasdaq Composite Index gained over 0.6%, the Dow Jones Industrial Average added 0.6%, and the S&P 500 rose over 0.5%. Growing expectations of a Federal Reserve rate cut in December fueled optimism across equity markets throughout the week. During the holiday-shortened week, the Nasdaq gained 4.9% and the S&P 500 rose over 3.7% and the Dow Jones climbed almost 3.2%. आइए दिल्ली से आमंत्रित करें राजेंद्र जी को। राजेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत। नमस्ते। टेलीविजन पे एडवर्टीजमेंट आते रहते हैं कि मेडिक्लेम पॉलिसी 1 करोड़ का लीजिए, उसमें प्रीमियम होता है जो काफी कम है। अगर हम कम की लें, 5 लाख की पॉलिसी लें, तो उसका प्रीमियम तो बहुत ज्यादा पड़ता है ईयरली। इसमें कोई चीज कब इफेक्टिव होती है 1 करोड़ की पॉलिसी, कोई गाइड कर पाएंगे? इनका प्रश्न बहुत मुझे स्पष्ट नहीं हो पाया कि क्या I think Rajiv, he is saying that the policy rates differ less and more. I think what he means is due to the age factor, the premiums are calculated. देखिए, हेल्थ पॉलिसी मतलब 2 बड़ी चीजों पर निर्भर करेगी। पहले ये कि आपकी उम्र कितनी है और आप कितने सम इंश्योर्ड की पॉलिसी लेना चाहते हैं। तो पॉलिसी का सारा कैलकुलेशन इस बात पर है, और कुछ कंपनियां ज्यादा एग्रेसिवली प्राइसिंग करती हैं, उनकी प्रीमियम कम होंगे। कुछ कंपनियां जो हैं वो अपने सर्विसेज पे या कह लें कि उनके जो बाकी परफॉर्मेंस हैं, जो अनुपात हम देखते हैं, कई बार क्लेम सेटलमेंट रेशियो वगैरह देखते हैं, तो उसके आधार पे उनका प्रीमियम कई बार वो थोड़ा ज़्यादा भी रहता है, उनकी अपनी ब्रांडिंग रहती है।
हर कंपनी की अपनी अपनी पोजीशनिंग होती है, तो ये तो आपको एक नपातुला निर्णय लेना पड़ता है, सोच समझ करके, तुलना करके। जो इससे पहले के सवाल में भी मैंने कहा कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स काफ़ी हैं जहां पर लोग सर्च कर सकते हैं, पॉलिसीज़ की तुलना कर सकते हैं, उनकी कीमतें क्या हैं वो मिलान कर सकते हैं, और उसमें ऑफ कोर्स जिस संस्थान पर आपका भरोसा ज़्यादा बने उसके साथ आपको जाना चाहिए। आइए आपको लिए चलें ओडिशा। हमारे साथ हैं फोन लाइन पर आरती। आरती, बहुत बहुत स्वागत आपका, सवाल पूछिए। हाँ जी, मैं एक दृष्टिहीन व्यक्ति हूँ। आई एम ए रिटायर्ड प्रोफेसर जी। मेरे साथ दिक्कत ये है कि सेवी हो या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, क्या ब्लाइंड फ्रेंडली इनके जो शेयर मार्केट के विषय में जो चीजें हो रही है, कि हम कैसे इंडिपेंडेंटली उसे हैंडल कर सकें, क्योंकि इस फाइनेंशियल मैटर में दूसरों के ऊपर निर्भर करना इतना सहज नहीं है, इतना सेफ नहीं है। तो क्या हमारे लिए कोई इंडिपेंडेंटली जैसे हम ऑपरेट कर सकें, ऐसा कोई मतलब प्रोविजन है आपके नजर में? जी, इनका जो प्रश्न है वो बहुत ही वाजिब है और बहुत संवेदनशील प्रश्न है। बिल्कुल। लेकिन मेरी जानकारी में अभी नहीं है। जब ये निवेश करने की बात कर रहे हैं तो मैं नहीं इस समय कह पाऊंगा कि हाँ क्या कोई शेयर मार्केट का ऐसा प्लेटफॉर्म है या म्यूचुअल फंड का ऐसा कोई प्लेटफॉर्म है जो इस तरह से दृष्टिहीन व्यक्तियों के लिए भी मतलब उनको कामकाज करने में सुलभ हो, सहज हो। मेरी जानकारी अभी नहीं है इसकी। आइए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं। देश के मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन ने कहा है कि चल रहे संरचनात्मक सुधार, स्थिर व्यापक आर्थिक नीतियों के समर्थन से अर्थव्यवस्था में दक्षता और प्रतिस्पर्धात्मकता को मजबूती मिली है। जुलाई सितंबर तिमाही के लिए सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी के तिमाही अनुमान जारी होने के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए सीईए ने कहा कि श्रम संहिताओं के कार्यान्वयन, जीएसटी दरों को युक्तिसंगत बनाने, नई व्यक्तिगत आयकर व्यवस्था और विनियमन मुक्ति पहलों सहित ये सुधार दक्षता और प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाते रहेंगे। श्री नागेश्वरन ने कहा कि स्थिर मुद्रास्फीति, बढ़े हुए सार्वजनिक पूंजीगत व्यय और निरंतर सुधार गति के साथ भारत वैश्विक और घरेलू जोखिमों का प्रभावी ढंग से सामना करने की स्थिति में है। उन्होंने कहा कि इन सकारात्मक कारकों के कारण कई एजेंसियों ने भारत के वित्त वर्ष 2026 के जीडीपी विकास अनुमानों को संशोधित किया है। The government and the Asian Development Bank (ADB) have signed 3 loan agreements worth over $800 million for projects in Maharashtra, Madhya Pradesh, and Gujarat. They include loan agreement worth $500 million for the Maharashtra Power Distribution Enhancement Program for agricultural solarization, over $190 million for Indore Metro Rail project, and loan agreement of around $110 million for Gujarat Skills Development Program. So these loans are a good news, Rajiv. जी बिल्कुल, ये निश्चित रूप से एक सकारात्मक कदम है। और जिस तरह से खासतौर पे अलग अलग राज्यों के लिए परियोजनाएं हैं, इस सरकार ने हमेशा एक दृष्टि रखी है कि पूरे देश में एक जैसा विकास हो। बिल्कुल एक जैसा तो नहीं हो सकता, लेकिन जो राज्य अभी तक विकास की दिशा में थोड़ा पीछे रहे हैं उन पर विकास के लिए ज़्यादा ध्यान दिया जाए। हालांकि यहाँ पे ये जो परियोजनाएं हैं इसमें महाराष्ट्र और गुजरात और अब मध्य प्रदेश भी काफ़ी अच्छे समय से विकास करते रहे हैं, और उसके हिसाब से यहाँ देखा जाए तो ये जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम है उसमें कृषि क्षेत्र और सौर ऊर्जा, कृषि क्षेत्र के लिए सौर ऊर्जा पर खास फोकस दिया जाना जो है, ये जो सरकार की अपनी नीतियां हैं उनके अनुकूल या उनके तालमेल के हिसाब से ही दिखता है। राजीव जी, चर्चा करना चाहेंगे जीडीपी के आंकड़ों की ओर। ताजा आंकड़े जो आए हैं और बड़ा ही उत्साह जताने वाले ये आंकड़े आए हैं, इनके पीछे मुख्य कारक क्या रहे, क्या लग रहा है आपको? देखिए, एक तो इस बार मैन्युफैक्चरिंग ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया है, और इससे पहले एक दर्शक ने कृषि के आंकड़ों के बारे में कहा कि पहले से थोड़ा कम हुआ, लेकिन वो इतना भी कम नहीं है, वो एक ठीक ठाक गति है। तो कृषि से भी ऐसा नहीं है कि हमें कोई झटका लगा है।
ठीक ठाक सहारा वहाँ से भी है। तो एक तरह से जो त्योहारी सीजन से पहले की ये तिमाही थी जिसमें एंटिसिपेशन में, हालांकि हम ये नहीं कह सकते कि उसमें पूरी तरह से वो जीएसटी का जो फैसला हुआ था उसका पूरा असर आ गया या लोगों ने बहुत उसको प्रीएम्प्ट कर लिया होगा उस समय तक, क्योंकि जीएसटी की घोषणा भी आई है आपकी सितंबर में, तो बिल्कुल आखिरी महीने में तिमाही के। तो एक तरह से ये अर्थव्यवस्था की अपनी स्वाभाविक चाल है, और जो मैंने पहले कहा कि ये जो टैरिफ वार चल रहा है उसके बीच में ये गति हमने हासिल की है, जो और अधिक इस बात को लेकर के हमें आश्वस्त करता है कि हाँ, हम किसी भी कठिन स्थिति का सामना करने के लिए बहुत अच्छी स्थिति में हैं। और साथ में अगर वो जो कठिन स्थितियां हैं वो अनुकूल हो गई तो फिर हो सकता है कि साल की चौथी तिमाही जो है वो मतलब वित्त वर्ष की चौथी तिमाही कहीं और ज्यादा बेहतर साबित हो। Rajiv, how would you, what would you say if I were to tell you that the private consumption was a main driver of the higher real growth? What is your comment? जी, डेफिनेटली प्राइवेट कंजम्पशन ने अपना योगदान किया है, और अब जीएसटी के चलते ये जो तीसरी तिमाही के आंकड़े आएंगे जो मुख्यतः फेस्टिव सीजन रहा है उसमें ये प्राइवेट कंजम्पशन और ज्यादा बढ़ा हुआ हमें दिखेगा। आगे चौथी तिमाही के लिए जो मैं आशा जता रहा हूँ वो इस संभावना पर है कि शायद कहीं इस अगले 1-1.5 महीने के भीतर ट्रेड डील कहीं हम होती हुई देखेंगे। ये इस समय व्यापक उम्मीद बाजार में है। अगर वो होता है तो फिर हमें निर्यात बाजार से भी प्रोत्साहन मिलेगा चौथी तिमाही में, तो प्राइवेट कंजम्पशन और साथ में निर्यात बाजार दोनों चीजें साथ में योगदान करेंगी, तो तीसरी और चौथी तिमाही ये और बेहतर हो सकती है। तो इस तरह से ये पूरे वित्त वर्ष के लिए हमारे पास एक काफी अच्छा परिदृश्य बन रहा है। And also the Monetary Policy Committee led by RBI Governor Sanjay Malhotra will be meeting come in this week to decide on the interest rates amid low inflation and strong economic growth, and also worldwide we are talking about how even the US may go in for a rate cut. What's your take on it? जी, अमेरिका में तो 9 तारीख को और 10 तारीख को ये वहाँ पे मीटिंग होने वाली है FOMC की, तो वहाँ काफ़ी हद तक कंसेंसस बना हुआ है कि वहाँ पे रेट कट होना है। यहाँ पर RBI के मामले में कहीं पर एक संदेह कुछ अर्थशास्त्रियों के मन में ये उभर रहा है कि 8.2% जीडीपी की ग्रोथ देखने के बाद शायद RBI एक बार को रुके, क्योंकि जब ग्रोथ रेट काफ़ी अच्छी होती है तो RBI के पास या सेंट्रल बैंक के पास ये कंपल्सन नहीं होता है कि आपको रेट्स कम करके ग्रोथ को और पुश करना है। जब रेट पे कोई दबाव दिखता है, जब विकास दर पे कोई दबाव दिखता है, तब उनके सामने ये कंपल्सन ज्यादा होता है। लेकिन अभी वहां पर मुझे लगता है कि राय बटी हुई है, और मैं भी कहूंगा कि हाँ, हो सकता है कि 5 तारीख को हमें RBI की ओर से एक और ब्याज दर कटौती की खबर सुनने को मिल जाए। Moving on, the global crude oil prices fell yesterday as investors weighed the geopolitical risk amid prolonged Russia-Ukraine peace talks. Brent crude futures tumbled almost 0.8% to settle at $62.38 per barrel, while WTI crude futures slipped nearly 0.2% to close at $58.55 per barrel in yesterday's trade. For the week, Brent crude dipped almost 0.3%, while WTI crude rose over 0.8%. श्रोताओं, बड़े उत्साह के साथ आपने भाग लिया कार्यक्रम में। श्रोताओं की ओर से राजीव जी, हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने कार्यक्रम में बुलाया, आपका बहुत धन्यवाद। Thank you for being with us, Rajiv. And before we close, the headlines once again. Benchmark domestic equity indices register monthly gains of around 2%. US markets wrap up week with gains of more than 3%. And global crude oil prices end mixed over the week. That's all we have in this edition of Market Mantra. Till tomorrow, goodbye. इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें। Market Mantra.